Good morning students. Today in this video we will study some more examples of exercise 1.1 of chapter Limits, Continuity and Differentiability from the book Calculus of Jeevan Sons Publications. In our last two videos we have studied in the first video we have studied the definition of limit, and in the last video we have studied how to calculate limit of a function using definition. Now in this example we will consider the case of non-existence of limit and we will handle it by the case of definition. Show that f of x is equal to sin 1 by x. x है आपका नॉन ज़ीरो और हमें प्रूव करना है कि जब आपका x ज़ीरो को अप्रोच करता है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. ठीक है, तो अब आपकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर एफ एक्स फंक्शन की एल जो है वो लिमिट होगी तो x जब ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाए, सेटिस्फाइड. तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ठीक है, तो आपने एक एप्सिलॉन के लिए ये अगर प्रूफ कर दिया तो आपका ये रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हम देखते हैं कि यूजिंग डेफिनेशन इस टाइप के केसेस को आप कैसे हैंडल करोगे. ये आपका ओनली वर्स्ट एक ही एग्जांपल है पूरी बुक में ऐसा जिसमें ये नो लिमिट का केस यूजिंग डेफिनेशन हैंडल कर रहा है. तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. हाँ जी, देखिए अब हमने क्या करना था कि आपने जो कंडीशन चेक करनी थी वो उस x के लिए करनी थी जहां मोड ऑफ x माइनस ज़ीरो क्या हो, लेस देन डेल्टा. अब ज़ीरो पॉइंट है तो मतलब कि वो सारे x जिनका मॉडुलस लेस देन हो डेल्टा. ठीक है, अब फोर सॉल्यूशन ये आपने दो पॉइंट्स चूज कर लिए x1 और x2. ठीक है, x1 और x2 आपने कैसे चूज करे हैं कि x1 और x2 दोनों का ही मॉडुलस लेस देन डेल्टा है. अब इनकी वैल्यूज कैसे सपोज करी गई हैं. अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, x माइनस ज़ीरो लेस देन डेल्टा क्या मतलब है कि ये जो वेरिएबल x है ये ज़ीरो के आर्बिट्रेरी क्लोज है. यानी कि जो आपने ये दो नंबर x1 और x2 चूज करने हैं वो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो हो, चाहे पॉजिटिव साइड से चाहे नेगेटिव साइड से. तो अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर n कोई बहुत लार्ज इंटीजर है, मान लो मैं कह दूँ ये 1 लाख है, तो 1/1 लाख अगर मैं करूँ तो वो वैल्यू तो बहुत स्मॉल हो जाएगी ना. तो यहाँ पर ये बस, बाकी आपको कुछ सॉल्यूशन में ध्यान में नहीं रखना. ये दो वैल्यूज कैसे चूज करनी है आपने ये ध्यान में रखनी है. मैंने क्या ले लिया, n कोई लार्ज इंटीजर है और 1 एक बार 2n पाई प्लस पाई बाई टू और एक बार 2n पाई माइनस पाई बाई टू. ऐसा क्यों चूज किया है, ज़्यादा क्लैरिटी से भी आपको आगे फर्दर स्टेप्स में समझ में आ जाएगा. क्योंकि फंक्शन है आपके पास साइन 1 बाई एक्स. ये फंक्शन है ना आपके पास साइन 1 बाय एक्स. ठीक है, तो मैंने x की वैल्यूज़ में 1 ले लिया ताकि जब ये x की वैल्यूज़ यहाँ मैं पुट करूँ तो ये साइन ऑफ ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल में चला जाएगा ना 1 में लिखने से. और साइन कॉस की वैल्यू 2n पाइज के मल्टीपल्स में पाई बाय टू पे निकालना बहुत सिंपल होता है. तो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हमने वैल्यू चूज़ करी है. फर्स्ट बात क्या कि यहाँ 1/x था तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वैल्यू 1 में ली है. 2n पाई इसलिए चूज़ किया गया है कि इन पॉइंट्स पर साइन फंक्शन की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट चूज़ कर लेते तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता. ठीक है, तो आपको बस इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखने होंगे. अब क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट n लार्ज है और 1 में लार्ज नंबर लिखोगे तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो इसलिए दोनों ही केसेस में दोनों का मॉडुलस लेस देन डेल्टा होगा. अब मैं निकाल रही हूँ एफ एक्स माइनस एल फॉर, एक बार x की जगह x1 पुट करा, एक बार x की जगह x2 पुट करा. फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन थी क्या था, एफ एक्स माइनस एल. आपकी ये दो कंडीशन आ जाएंगी क्योंकि अगर आप दोबारा से अपनी बुक में चेक करेंगे कि हम कह रहे हैं कि इक्वेशन 1
हर उस x के लिए सेटिस्फाई हो रही है जिनका मॉड लेस देन डेल्टा है। अब क्योंकि x1 और x2 दोनों का भी मॉडुलस लेस देन डेल्टा है, तो इक्वेशन 1 x1 और x2 के लिए भी सेटिस्फाई होगी। तो मैंने इक्वेशन 1 में एक बार x की जगह x1 पुट कर दिया और एक बार x की जगह x2 पुट कर दिया। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं ये एक्सप्रेशन साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2। अब मैंने क्या करा, इसमें l ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। मॉडुलस ये वाली दोनों टर्म्स बनानी थी मुझे अब राइट साइड पर, तो मैंने देखो दोनों पे मॉडुलस सेपरेट कर लिया। मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ x प्लस वाई आपका लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। जब आपने प्रोडक्ट पे मॉडुलस खोला था तो इक्वालिटी से ओपन होता है, लेकिन प्लस पे ओपन करते हैं मॉडुलस को तो वो लेस देन इक्वल टू से ओपन होता है। ठीक है, और देखो ये वाली टर्म तो आपकी यहाँ एज इट इज आ गई और आपने क्या कर रखा है, इस वाली टर्म को यहाँ एज इट इज लिख दिया। दोनों पे मॉडुलस सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद आप देखो ये वाली जो टर्म है ये एग्जैक्टली फर्स्ट है, तो मैंने इसको लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया। इन दोनों टर्म्स को अगर आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि माइनस का डिफरेंस है, तो मैं माइनस अगर मॉडुलस में से कॉमन ले लूँ तो मॉडुलस ऑफ -1 क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो इसलिए वो इफेक्ट यहाँ खत्म हो जाता है, तो इसलिए दोनों को मैंने लेस देन एप्सिलॉन करके लेस देन 2 एप्सिलॉन कर दिया। अब एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके आना चाह रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मैंने ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ जो ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू निकाली है, ये किसको यूज करते हुए निकाली है, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन 1 कब ट्रू है, कि जब आपकी फंक्शन f ऑफ x की लिमिट जो है वो क्या आती हो, l। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन 1 ट्रू है, मतलब f ऑफ x की लिमिट l है, तो मतलब आपकी ये कंडीशन भी क्या होगी, ट्रू। लेकिन अब हम आगे इस कंडीशन की वैल्यू निकालते हैं ये पॉइंट पुट करके, और उससे अब आपकी क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। देखो मैंने यही एक्सप्रेशन दोबारा से लिखा, इसमें x1 और x2 की वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो 2n पाई में कुछ भी प्लस हो या माइनस हो, आपका 2n पाई प्लस थीटा हो जाता है साइन थीटा, और 2n पाई माइनस थीटा हो जाता है साइन ऑफ माइनस थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉमन आके बाहर प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 2। इसीलिए हमने ये पॉइंट ऐसा चूज करा था ताकि जब हम इस पे साइन फंक्शन अप्लाई करें तो ये इजिली इवेल्युएट हो जाए। तो अब क्या करा आपने, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये तो हमने निकाली थी यूजिंग इक्वेशन 1, और इसकी वैल्यू आ गई है 2 यूजिंग वैल्यूज ऑफ दीज पॉइंट्स x1 एंड x2। तो मतलब ये तो दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो मैंने देखो यहाँ ये जो आपका एक्सप्रेशन था, इसकी जगह अब इसकी वैल्यू, यहाँ तो देखो इक्वालिटी है थर्ड में तो, और यहाँ लेस देन था तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2, और ये लेस देन आ गया 2 एप्सिलॉन से, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो 1 आ गया लेस देन एप्सिलॉन। मतलब कि ये वाली जो कंडीशन है ये कब ट्रू हो गई, जब आपका एप्सिलॉन जो है वो 1 से क्या हो, बड़ा। और ये अगर ट्रू कब होगी, जब आपकी इक्वेशन नंबर 1 ट्रू होगी। और इक्वेशन 1 कब ट्रू होगी, जब एफ एक्स की लिमिट l होगी। तो यानी कि आप अगर पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करें कि आपकी लिमिट जब ट्रू होती है तो आपकी इक्वेशन 1 ट्रू होती है, इक्वेशन 1 से ही आपने ये कॉन्सेप्ट रिड्यूस किया है, और इस कॉन्सेप्ट को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन्हीं एप्सिलॉन के लिए ट्रू होता है जो 1 से बड़े हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा आना चाहिए, और ये कंडीशन कहती है कि सिर्फ 1 से बड़े एप्सिलॉन के लिए ही आप डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि एप्सिलॉन कोई भी 1 से छोटा नंबर लिख दो, 1/2 1/3, उनके लिए आप डेल्टा फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। इसलिए आपने जो सपोज किया था, क्या सपोज किया था, कि एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, और एफ एक्स की आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इनफाइनाइट लिमिट्स।
अभी तक जो भी आपने डेफिनेशन की थी लिमिट्स की, उसमें एफ एक्स की जो लिमिट आ रही थी वो भी फाइनाइट नंबर आ रही थी, और एक्स की लिमिट जिसको टेंड कर रही थी वो भी फाइनाइट था। तो अभी मैं इनफाइनाइट लिमिट का केस पढ़ रही हूँ कि पहले केस में तो एफ की वैल्यू इन्फिनिटी आए या एफ की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आए, कब, जब आपका एक्स किसको टेंड कर रहा हो, ए को। तो जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी इनफाइनाइट वैल्यूज का, आप डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन तो नहीं लिख सकते ना, तो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अब देखो हम क्या करेंगे इसमें। अब एक बात बताओ, जब आप इन्फिनिटी को पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी जो है, हम कहें कि कितना बड़े से बड़ा नंबर ले आओ, रियल नंबर, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि एफ जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी के ऐसा नंबर चूज करूं जो बहुत लार्ज हो, तो भी आपका एफ एक्स उससे भी क्या होगा, बड़ा। अब सभी पॉइंट्स के लिए बड़ा है तो मतलब इनके लिए भी बड़ा है। ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि x टेंड्स टू a पर fx की लिमिट इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यूज आप इस इंटरवल में से चूज करो, ये तो वही इंटरवल है जो अभी हमने पहले पढ़ा था। तो आपकी fx की वैल्यू हाउएवर लार्ज, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो के, उससे भी क्या होगी, बड़ी। ठीक है। ऐसे ही अब मैं माइनस इन्फिनिटी की बात करूं तो क्या होगा, अगर k बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, मैं ये रियल लाइन देखो आपके लिए ड्रॉ कर रही हूं, मैंने k बहुत ही लार्ज नंबर ले लिया, तो अगर मैं उसके आगे माइनस कर दूं तो माइनस k बहुत ही स्मॉल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए k अगर बहुत ही लार्ज नंबर है, ठीक है, तो बड़े नंबर के आगे जैसे ही आप नेगेटिव साइन लगाओगे तो माइनस के बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, हर स्मॉल नंबर से छोटा, जैसे कि प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, हर लार्ज नंबर से बड़ा। तो अब अगर मैं कह रही हूँ कि x टेंड्स टू a करने पर एफ एक्स की लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही है, तो मतलब वो हर स्मॉल नंबर से छोटा आएगा। तो मैंने अब क्या लिया, देखो यहाँ पर कि f is set to tends to limit minus infinity as x tends to a if for each k however large it may be there exists a delta greater than 0 such that fx is less than minus k, कि k सबसे बड़ा था, बहुत बड़ा, तो माइनस के बहुत छोटा है, तो fx उस हर छोटे नंबर से भी छोटा है इस इंटरवल में, तो आपकी fx की लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इनफाइनाइट लिमिट्स को बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करना पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट है, प्रूफ दैट द लिमिट ऑफ फंक्शन 1 बाय एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एज एक्स टेंड्स टू 0। यानी कि आपको शो करना है कि जब आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है, तब जो आपका 1 बाई एक्स है, अगर आप उसकी लिमिट निकालते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप अपने नॉर्मल फॉर्मूले से देखें, जैसे ही आपका 0 के नंबर करीब आएगा, 1 बाई 0 आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा पॉजिटिव साइड से, और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा नेगेटिव साइड से। अब जब भी फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन अब आप इसको बाय डेफिनेशन कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको ध्यान से हम समझते हैं। तो एक्चुअल में आपने क्या करना है कि 1 बाई एक्स जो फंक्शन है, इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है, जो कि इनफाइनाइट लिमिट है, इसलिए इनफाइनाइट लिमिट का कॉन्सेप्ट हम यूज करना सीखते हैं। एफ एक्स है आपका 1 बाई एक्स और एक्स क्या है आपका नॉन जीरो। पहला केस हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट का, यानी कि एक्स 0 प्लस है, मतलब कि x 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। अब क्योंकि x 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो 0 के राइट साइड पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी कैसी वैल्यूज हैं, पॉजिटिव। अब मान लो ये मैंने 1 लिखा, 1 से जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाते हैं वैल्यूज क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं। तो देखो मैंने वही लिखा कि x जब 0 प्लस साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है तो x बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, लेकिन ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब x छोटा होता जा रहा है और पॉजिटिव है, तो जैसे ही आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, छोटी वैल्यूज का रेसिप्रोकल बड़ा होता जाता है और बड़ी वैल्यूज का रेसिप्रोकल छोटा होता जाता है। तो 1 बाई एक्स
क्या बनता जाएगा, लार्जर एंड लार्जर। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 0 1 के इसके अप्रोक्सीमेटली क्लोज कुछ भी नंबर चूज कर लिया 0.005, आप उसका रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे वो वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से और बड़ी हो जाएगी। तो जो छोटी वैल्यूज होती जाती हैं उनका रेसिप्रोकल बड़ा होता चला जाता है। तो मैंने चूज कर लिया कोई के पॉजिटिव नंबर हाउएवर लार्ज, अभी डेफिनेशन में भी हम ऐसे ही ले रहे थे। तो जो नंबर बड़ी होती जा रही है तो हर के लिए उससे एक बड़ा नंबर आ जाएगा हमारे पास। 4x इज लेस देन 1/k, कि x की वैल्यू क्या है, छोटी होती जा रही है। तो वो अच्छा, अब ध्यान से समझो, k जो है आपका क्या है, लार्ज नंबर है, ठीक है। तो 1/k जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर, ठीक है। हाँ जी, देखो k क्योंकि आपका कोई बहुत लार्ज नंबर है तो 1/k कैसा हो जाएगा, स्मॉल। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से ध्यान से सुनो, क्योंकि x 0+ को अप्रोच कर रहा है तो वो जैसे जैसे 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से जाएगा छोटा होता जाएगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा तो इसलिए 1/x कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब 1/x क्योंकि बड़ा होता जा रहा है तो एक कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आप के ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं हाउएवर लार्ज कि 1/x के से बड़ा हो जाए। अब मैं इसको बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यही कंडीशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, x इज लेस देन 1/k। तो अब देखो ये तो आ गया आपका डेल्टा की जगह, डेफिनेशन ऐसे ही होती थी आपकी। तो यानी कि आपने डेल्टा किसको चूज कर लिया, 1/k को। तो जब 1/x ग्रेटर देन k है, x लेस देन डेल्टा है। तो 1/x क्या था आपका, f ऑफ x ग्रेटर देन k है जब 1/x माइनस मोड ऑफ x माइनस 0 क्या हो, लेस देन डेल्टा। तो ये कंडीशन थी आपकी इनफाइनाइट लिमिट की। ये यानी कि f ऑफ x आपका किसको कन्वर्ज कर गया, प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है। अब बुक में ये केस सिमिलरली लिखा हुआ है कि जब आपका x 0 माइनस को अप्रोच करता है कि तब आपका एफ एक्स क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। अब मैंने माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, अब मैंने थोड़ा सा तुम्हारे लिए नोट किया है, ध्यान से एक बार समझोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब x 0 माइनस को अप्रोच करता है तो आपकी कैसे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आती है। अब ध्यान से समझो, x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव में मैं आपको इन जनरल ऐसे ही कोई दो वैल्यूज लिख के बता रही हूँ, ये है -1, ये है -2 और ये है -3। अब अगर आप इनको कंपेयर करो तो जैसे ही आप इधर से इधर जा रहे हो वैल्यूज बड़ी होती जाती है ना, कि -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। तो इसलिए जैसे ही जब वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड से क्लोज जाएंगी तो क्या होती जाएंगी, बड़ी। तो x क्या बनता जाएगा, लार्जर एंड लार्जर, लेकिन हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। अब x बड़ा होता जा रहा है तो 1/x क्या बनता जाएगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो मैंने क्या चूज करा, अब 1/x स्मॉल तो होता जा रहा है लेकिन नेगेटिव है, कि मैंने कोई पॉजिटिव नंबर चूज किया हाउएवर लार्ज, और 1/x स्मॉल है और नेगेटिव है तो लार्ज का नेगेटिव लिया माइनस के, तो स्मॉल नंबर जो होगा वो माइनस के से भी क्या होगा, छोटा। वहाँ लार्ज आ रही थी वैल्यू तो के से बड़ी थी, यहाँ पर स्मॉलर है और नेगेटिव है तो माइनस के से छोटी होगी। के बहुत बड़ा है तो माइनस के बहुत छोटा है, ये उससे भी छोटी होगी। अब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो आपका एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन -1/k। माइनस साइड इधर ले आऊँ तो इनइक्वालिटी का फिर साइन चेंज हो जाएगा, -x इज लेस देन 1/k। तो मैं अब इसको क्या लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ x, क्यों, क्योंकि आपका x 0 माइनस से अप्रोच कर रहा है तो नेगेटिव है, तो उसके लिए मॉड ऑफ x क्या होता है, -x। तो मैं -x को क्या लिख दूँ, मॉड ऑफ x इज लेस देन डेल्टा इज इक्वल टू 1/k। तो डेल्टा क्या एग्जिस्ट कर गया इस केस में, 1/k, और ये जो कंडीशन है माइनस इनफाइनाइट लिमिट की सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए इस केस में आपकी लिमिट क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी। अब क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट एग्जिस्ट कर रही हैं इसलिए ये फंक्शन आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल शो करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² की वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। अब क्योंकि आपका फंक्शन पे स्क्वायर आ गया
तो x की चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, नेचर सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे सोल्व। अब यहाँ पे मैं सिंपल x अप्रोचेस टू 0 यूज कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि x की पावर इवन है, तो चाहे वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करे या राइट साइड से अप्रोच करे, फंक्शन में पुट होने के बाद नेचर क्या हो जाएगा? सेम। तो एक्स स्क्वायर देखो, अब x क्या है? 0 के क्लोज जा रहा है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू है चाहे नेगेटिव वैल्यू है, जब मैंने उसको एक्स स्क्वायर में पुट कर दिया तो नेचर कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो यानी कि आपका ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट था ना अभी ऊपर, बिल्कुल सेम वही यूज होगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर 0 के नियर अबाउट, क्योंकि फ्रैक्शंस होते हैं और फ्रैक्शंस का स्क्वायर जब 0 के नियर जाता जाएगा तो वो क्या होता जाएगा? स्मॉलर। जब एक्स स्क्वायर स्मॉल होता जा रहा है तो 1/x² लार्ज होता जाएगा। तो के मैंने कोई पॉजिटिव नियर नंबर लिया जो बहुत लार्ज है, तो 1/x² उससे भी बड़ा हो जाएगा। अब 1/x² ग्रेटर देन के है इफ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब x² लेस देन 1/k है, तो आप इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर से इधर अंडर रूट आ गया, लेकिन ये स्क्वायर नहीं हटता, तो हमेशा इनइक्वालिटी में हमेशा क्या लगता है? मॉड। तो मॉड x इज लेस देन आ गया 1/, तो यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1/√k, और ये आपकी प्लस इन्फिनिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आपका फंक्शन की लिमिट क्या आ गई? इन्फिनिटी। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है 0 इफ x इज इरेशनल, एफ एक्स की वैल्यू है 1 इफ x इज रैशनल। आपको शो करना है लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी रियल नंबर a। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कितना भी स्मॉल इंटरवल ले लें हम, बिल्कुल ये वैसे मैंने थोड़ा बनाने के लिए ऐसे डिस्टेंस से करा है, ये बहुत एक स्मॉल सा इंटरवल है, मैंने इस पॉइंट को लिया a और ये पॉइंट ले लिया a माइनस डेल्टा। चलो हम साथ में a प्लस डेल्टा भी बना लेंगे। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर हैं, दोनों ही नंबर इनफाइनाइट हैं। आप कितने भी नियर अबाउट दो नंबर्स लो रियल, उनके बीच में भी कितने रैशनल और इरेशनल्स हैं? इनफाइनाइट। तो अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, ए कोई भी रियल नंबर है, मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट वाले इंटरवल की, तो इस इंटरवल में कितने आपके रैशनल होंगे और कितने इरेशनल होंगे? वे भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो इस इंटरवल में जब भी रैशनल आएगा तो लिमिट आ जाएगी 1, जैसे ही रैशनल आएगा लिमिट आ जाएगी 0। तो आपकी कोई भी एक फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी जब एक्स रैशनल है और 0 होगी जब एफ इरेशनल है, तो मतलब एफ तो ऑसिलेट कर रहा है इनडेफिनेटली, किस किस के बीच में? 0 और 1 के बीच में, तो यानी कि लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। सिमिलरली ये स्टेप आप कैसे लिखोगे? ये इंटरवल की जगह कौन सा इंटरवल लिखोगे? ए से प्लस डेल्टा। अब इस इंटरवल में भी कितने रैशनल और इरेशनल है? इनफाइनाइट। एक बार 0 आएगी वैल्यू, कभी 1 आएगी, तो फिर ऑसिलेट कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपकी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी? अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, अभी लास्ट जो मैंने इनफाइनाइट लिमिट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तब हमने समझा जब x तो आपका क्या हो? फाइनाइट को कन्वर्ज करता हो, लेकिन रिजल्टिंग जो आपकी लिमिट आ रही है एफ एक्स की, वो आपकी क्या आ रही हो? इनफाइनाइट। हमने वो केस पढ़ा था। अब हम केस पढ़ते हैं कि जब आपका x तो क्या हो? इनफाइनाइट, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, लेकिन जो आपका एफ एक्स है वो हम क्या लेकर चल रहे हैं? फाइनाइट। ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स तो किसको कन्वर्ज कर रहा है? लिमिट एल को, व्हेन जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो कोई भी वैल्यू हमें ये जब प्रूव करना हो ना कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो हमने वही करना होता है कि हर एप्सिलॉन के लिए क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव नंबर के, जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा और बहुत लार्ज होगा, कि जो आपका x है वो k से भी अगर बड़ा हो तो भी आपकी ये कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई। सिमिलरली जब मैं माइनस इन्फिनिटी लिमिट्स के लिए लिखूंगी तो वही हाउएवर स्मॉल, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, हाउएवर स्मॉल, एक के आ जाए डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बहुत लार्ज है, कि x अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो माइनस के से भी छोटा है, तब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। आपने ये डेफिनेशंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी याद रखनी है। अब ये नेक्स्ट है आपकी एक रिजल्ट है
जिसकी सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझनी है और याद रखनी है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, डिफाइंड है किसी भी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए में कि x टेंड्स टू a करने पर एफ एक्स की लिमिट तो है l और जी एक्स की लिमिट है m। तो अगर आपको f प्लस जी की लिमिट निकालनी है, अब मैं देखो इसे अपनी लैंग्वेज में आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप एग्जाम्पल्स करते हैं तब ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप यूज करते हैं। तो एक्चुअल मीन्स थ्योरम्स का मीनिंग क्या है, ये कहता है कि मुझे अगर f प्लस जी की लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a पर, तो ये क्या कह रहा है कि वो किसके इक्वल होगी कि f की अलग निकाल लूँ, l आ जाएगी, और g की अलग निकाल लूँ और प्लस कर दूँ आंसर को। ऐसे ही अगर मुझे f माइनस जी की लिमिट निकालनी है एट x टेंड्स टू a, तो लेफ्ट साइड तो कहती है पहले सब्ट्रैक्ट करूँ और फिर लिमिट लगाऊँ, राइट साइड कहती है कि दोनों की लिमिट निकाल लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम रिजल्ट फॉर प्रोडक्ट, सेम रिजल्ट फॉर कांस्टेंट को f से मल्टीप्लाई करके लिमिट लगाऊं या लिमिट पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं। ये मैंने देखा ना, f पे लिमिट लगा ली, l आंसर आ गया, उसे c से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही f बाय g डिवीजन पे अगर करना हो, लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए, gx नॉन जीरो होना चाहिए और m भी नॉन जीरो। तो आपने f पे न्यूमरेटर पे लिमिट अलग लगा दी, डिनोमिनेटर पे अलग लगा दी और आंसर निकाल दिया। अब ये एक रिमार्क दिया गया है आपकी बुक में नोट, जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो अभी मैंने प्लस माइनस प्रोडक्ट और कोशेंट के लिए आपको अभी थ्योरम डिफाइन की है, कि इस थ्योरम का देखो क्या लिख रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ माइनस जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ बाई जी एक्स में एग्जिस्ट इवन इफ नाइदर ऑफ दीज लिमिट, की आपकी लिमिट इंडिविजुअली तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी एफ और जी की, लेकिन ये सारी लिमिट क्या कर रही हो, एग्जिस्ट। और जब भी आपने अभी अबव थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने क्या कहा था कि अगर एफ और जी की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो ये सारी लिमिट क्या करेंगी, एग्जिस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि ये सारी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि एफ और जी एग्जिस्ट ना करे। तो जब भी कोई रिजल्ट में आपने ये प्रूफ करना होता है कि ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, तो आप कैसे प्रूफ करते हैं, एक एग्जाम्पल देके, कि ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ये कंडीशंस तो सेटिस्फाइड हो, ये वाली कंडीशंस तो आपकी सेटिस्फाइड हो, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन ये वाली जो लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो। अब आपको क्रैमिंग ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे सिंपल से आपको ट्रिक बताती हूँ। कोई भी एक सिंपल फंक्शन याद कर लो जिसकी आपको ये याद हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब मैंने देखो, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, अभी मैंने सिंपल सा एग्जांपल आपको साइन वन बाय एक्स का कराया था इसी वीडियो में। तो मैंने देखो f तो ले लिया साइन वन बाय एक्स, जी ले लिया उसका माइनस साइन वन बाय एक्स। तो अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ही मैं दोनों को ऐड करूंगी कैंसिल होके जीरो बन गया, यानी कि f प्लस जी तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब मुझे f माइनस जी का एग्जाम्पल देना था तो मैंने देखो f और g दोनों को ही सेम ले लिया, ऐसे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने f माइनस जी करा, जीरो आ गया आंसर और एग्जिस्ट कर गया, लेकिन f और g एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ये एग्जाम्पल्स आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने देना था ऐसा जिसमें f और g तो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन प्रोडक्ट और कोशेंट एग्जिस्ट कर रहे थे। अब देखो ये आपने ऐसे क्रैमिंग करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप कैसे याद रखोगे इसको, एक रैशनल का केस है एक इरेशनल, दोनों पे कोई भी दो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स रखने थे। यहाँ इसने वन माइनस वन रख लिया, आप जीरो वन रख लो, जीरो माइनस वन रख लो, और एफ और जी को इसने क्या ले लिया, सेम। तो जैसे ही एफ और जी सेम थे तो प्रोडक्ट से आपका देखो f क्या बन गया, क्योंकि वन और माइनस वन जो मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल नंबर आपका 10th कराया था जिसमें जीरो और वन था, वही बात यहाँ पर आ जाएगी। उसमें हमने प्रूव करा था कि f और g की लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि ये इनफाइनाइटली वो करेगी, रोटेट करेगी वैल्यूज। लेकिन f इंटू जी जैसे ही आप करोगे, देखो वन इंटू वन और माइनस वन इंटू माइनस वन वन कॉन्स्टेंट बन जाएगा। ऐसे ही f बाय जी करोगे तो वन बाय वन वन, माइनस वन बाय माइनस वन वन, कॉन्स्टेंट फंक्शन बनने से एग्जिस्ट कर जाएगा। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है स्क्वीज प्रिंसिपल, इसकी भी आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, क्या कि तीन फंक्शन है कि इस इंटरवल में तीनों की वैल्यूज इस ऑर्डर में है कि एफ एक्स लेस देन है जी एक्स से, जी एक्स लेस देन है एच एक्स से। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तीनों ही फंक्शंस पे
और आपकी फर्स्ट की और लास्ट की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वो एल के इक्वल है, तो कहता है जो बीच वाला फंक्शन है इसकी भी लिमिट ऑलवेज क्या होगी, एल। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इस इंटरवल में अगर फंक्शंस की वैल्यूज के बीच में रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, आपने फर्स्ट और लास्ट पे लिमिट लगाई, आपका आंसर अगर एल आ रहा है तो ये मिडल में जो फंक्शन है इस पर लिमिट लगाने से भी आंसर क्या आएगा, ऑलवेज एल। इस रिजल्ट की भी आपको थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है। क्या कहता है कि अगर एफ एक्स की लिमिट है एल तो उसके मॉडुलस की लिमिट होगी मॉड एल। ठीक है, एफ एक्स की लिमिट है एल तो मॉड ऑफ एफ एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, मॉड एल। यहाँ मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखा है कि अगर आपको कहा जाए इस रिजल्ट का भी अगर कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो मैंने देखो एफ एक्स वही जो भी लास्ट क्वेश्चन में चूज करा था वही ले लिया, आपको कुछ याद नहीं रखना, एक वैल्यू रैशनल के लिए लिख देना, कोई भी एक नंबर इरेशनल के लिए लिख देना। और ये फंक्शन आपको पता ही है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मॉड अगर आप इसका निकालें तो वैल्यू 1 बन जाएगी, कांस्टेंट है इसलिए इसकी लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट। थैंक यू।